साथियों नमस्कार। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। अब एक तरीके से लाइव टेस्ट जितने भी मैंने आपको दोस्तों जीन पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट कराए हैं उसका एक लाइव टेस्ट। और ये लाइव टेस्ट की बात करेंगे जो कि आपके सीटेट अगर मैं बात करूं जनवरी 2024 के लिए दोस्तों जो कि रामबाण होगा। और मैं कहूंगा दोस्तों 30 में से 30 जो भी बेटा 30 में 30 के लिए तैयार है वही इस टेस्ट को दें। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। तो आर यू रेडी? एक बार मुझे सभी लोग कमेंट कर देंगे। और दोस्तों आज मैं कमेंट नहीं लेने वाला, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की। और दोस्तों जितने सवाल हो जाएंगे प्लीज एक बार सभी लोग मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा और कितना आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। तो एक बार शुरू करें। और दोस्तों आज ये क्लास डेडिकेटेड है पेरेंट्स के लिए, उनके लिए दोस्तों जी जान लगा दे। तो एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं जो खाली हाथ बैठेगा। तो दोस्तों शुरुआत कर देते हैं। आपके सामने आ रहा है पहला सवाल मेरे दोस्त। पहला सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, अगर हम बात करें यहां पर बेटा 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड। अगर मैं यहां पे बात करूं, बेटा 4 जो डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं उसके बारे में, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में किसने पहचान की थी? स्किनर, जीन पियाजे, कोलबर्ग और एरिक्सन। तो यहां पे दोस्त इसका जो आंसर बनता है वो जीन पियाजे बनता है। थोड़ा सा इसको समझेंगे। 4 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। और इसका नाम कैसे याद रखना है? SPCF। दोस्तों एस से आपका सेंसरी मोटर होता है। इमेज आप लोग दोस्तों ये जरूर बता रहे हैं कितने साल की एज रहेगी? जन्म से 2 साल, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं तो दोस्तों यहां पे SPCF है, पहली स्टेज की बात करेंगे सेंसरी मोटर, जन्म से 2 साल की। दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की। तीसरी स्टेज की बात करेंगे दोस्तों तो कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 साल से लेके 11 साल की। और चौथी स्टेज क्या होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 होती है। तो दोस्तों चारों को 4 स्टेजेस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी हैं। अगर आपने दोस्तों क्लास नहीं देखी तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा। क्या है मेरे बच्चे? प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाके सारी की सारी क्लासेस को देख लेना बच्चे, सारी की सारी क्लासेस को, और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, उसके बाद सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला सवाल हमारा खत्म होता है। चलते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ। चलते हैं। पहले का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये देखो वो 4 अवस्थाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पेपर में जरूर पूछा जाता है, अवस्थाओं पे सवाल पेपर में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिएगा, द स्टेज, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर द स्टेज, ठीक है बेटा, बात करें द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है। बेटा स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब बच्चा उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक या औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे स्टार्टिंग की बात करें जब बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक की बात करेंगे यहां पर 2 से 7, मूर्त की बात करेंगे दोस्तों 7 से 11, संवेदी प्रेरक जन्म से 2, और ये क्या हो जाएगा 11 से 15। अब दोस्तों जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है लॉजिकली, तो दोस्तों कौन सी अवस्था रहेगी? मूर्त, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कंक्रीट बोलते हैं। समझ में आ गया? ये सेकंड स्टेज हो गई हमारी। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखो ये सारी चीज मैंने डिटेल में बताई हुई है। इस अवस्था के अंदर मेरे बच्चे, इस अवस्था की बात करेंगे तो यहां पे एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझा रखा है CCS का। CCS, सी से क्लासिफिकेशन, सी से कंजर्वेशन, और एस से सीरिएशन की बात करें। किसकी बात करेंगे बेटा? सीरिएशन की बात करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तीसरा सवाल। दोस्तों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा सवाल आपका क्या कहता है? जीन पियाजे के अनुसार, क्या बोलते बेटा? जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? Which of the following stages does a children begin to think logically about abstract proposition? Abstract के बारे में जिसमें बच्चा जो है प्रारंभ करता है। Abstract यानी अमूर्त, जो आंखों के सामने नहीं होता। Abstract की बात करेंगे। अमूर्त जो कि इमेजिनेशन में होता है। फीलिंग से भरा मेरा दिल, दोस्तों क्या है? आपने सुना होगा फीलिंग से भरा मेरा दिल। दोस्तों फीलिंग से भरा हुआ है, इमोशन से भरा हुआ है, इमोशन से भरा हुआ है मेरे बच्चे। तो वो जो दिखाई नहीं देता है,
तो ये अमूर्त वाली चीजें अगर बेटा बात करेंगे तो सबसे आखिरी स्टेज होती है डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ये देखो, बच्चा यहाँ पे बहुत समझदार है। इस बच्चे को आप कहते हैं ना बहुत चालाकी से, इस बच्चे को आप जो है किसी भी तरीके से भैया डाइवर्ट नहीं कर सकते हो बेटा, बात सुनो, किसी भी तरीके से। तो भैया ये लॉजिक के बारे में बात करता है। अगले सवाल की बात करते हैं यहां पर। किसके बारे में बेटा? अगले सवाल की। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जन्म से 2 साल, अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे ज्यादा बेहतर कैसे सीखता है? बेटा ध्यान रखना, जन्म से 2 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं। सेंसरी मोटर स्टेज की बात करें, बच्चा सबसे ज्यादा कैसे सीखता है? इंद्रियों के द्वारा। मैंने आपको बताया था जब बच्चा आंख से, नाक से, कान से बोलता है तो क्या इंद्रियों के द्वारा? अगर हम बात करें निष्क्रिय शब्दों द्वारा, अमूर्त तरीके से, या बात करें बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, बच्चा किस तरीके से सबसे ज्यादा सीखता है? सबसे ज्यादा बेटा तो ध्यान रखना, जब छोटा बच्चा होता है आंखों से बोलता है, इशारे में बोलता है, रोता है, गाता है, तो कौन सी स्टेज रहेगी बेटा? किसके द्वारा? सेंस ऑर्गन के द्वारा, बाय यूजिंग सेंसेस के द्वारा। तो दोस्त ये चीज समझ में आ गई होगी। मेरे साथी बच्चा पार्टी क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया, टॉपर्स बन के दिखाना है। तो दोस्त ध्यान रखना, ये है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे का भैया दिमाग जो है, दिमाग में इसका फोटो बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? फोटो बन जाता है। और इसी स्टेज में बेटा क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व आता है। क्या बोलेंगे? वस्तु स्थायित्व आता है मेरे बच्चे। ठीक है, वस्तु स्थायित्व की बात करेंगे। ये हो गया हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। Vygotsky emphasized the significance of role play by which of the following factor in learning of children? Vygotsky बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अगर वाइगोत्स्की की बात करेंगे तो बेटा नाम सुनते ही दिल में कुछ कुछ होता है। क्या बात करेंगे सर? एचसीएल होता है। जैसे आईपीएल सुनते ना एकदम क्रिकेट के दीवाने हो जाते हैं, ऐसे ही एचसीएल, वाइगोत्स्की सुनते ही एचसीएल नाम आ जाता है। ये तीनों शब्दों को आप कमेंट में करके बताइएगा। एस से सोसाइटी, सी से कल्चर, दोस्तों ध्यान रखना, और एल से लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? भाषा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस किस पे करा था? क्या वो हेरिडिटी है, मोरल है, नैतिकता, फिजिकल है, या सोशल है? तो बेटा इस पे किस पे फोकस करा था? समाज पर फोकस करा था। और किसको इग्नोर कर दिया था? तो आनुवंशिकता को इग्नोर कर दिया था। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में इसी तरीके का डिफरेंस था। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में बेटा इसी तरीके का डिफरेंस था। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारा ऑप्शन, ये कई बार पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। कई बार बेटा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला सवाल देखिएगा, सोसाइटी पर फोकस करा था इन्होंने सबसे ज्यादा। अगला सवाल क्या कहते हैं सर? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ टीचर इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। कोहलबर्ग साहब के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है बेटा? टीचर जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? भैया बच्चों को मुझे सिखाना है कि चोरी करना गलत बात है। बच्चों को मुझे सिखाना है बेटा झूठ नहीं बोलना है। बात समझ मारिए, बच्चों को मुझे इस तरीके की चीजें सिखानी है। तो क्या करना पड़ेगा? किस तरीके से सिखा सकते हैं? अब दोस्तों ध्यान रखना, यहां पे लिखा हुआ है धार्मिक शिक्षक को महत्व देकर। धार्मिक शिक्षा को महत्व देंगे क्या? रिलीजियन टीचिंग को, धर्म के बारे में बताकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, अगर हम बात करें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर, या कैसा व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर दिया। दोस्तों क्या बच्चे को लिखा होता है ना बेटा, यहाँ पे जो है थूकना मना है। आपने देखा होगा कई सारे नोटिस बोर्ड लिखे होंगे, यहाँ पे गंदा करना मना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना। अक्सर क्या लोग उस कायदे कानून को मानते हैं? नहीं मानते सर, जाके वही काम करते हैं जो मना करा हुआ होता है। बच्चा भी ऐसे ही करता है। सही तरीका क्या होगा मेरे बच्चे? यहाँ पे इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशू। भैया क्या करना है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर, क्या करना है? उन्हें शामिल कर कर, उनको जो है इन्वॉल्व कर कर, कि क्योंकि धार्मिक शिक्षा का महत्व कुछ नहीं होगा, व्यवहार के नियम बनाकर कुछ नहीं होगा भैया।
मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके सबसे ज्यादा महत्व होगा। तो दोस्तों आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी बात करते हैं बेटा यहाँ पर, ये देखेंगे अगर हम आगे चलें, अगर हम कोहलबक साहब की बात करें तो कुछ मेरी छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेना। कोहलबक साहब के बारे में इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी बेटा। कौन सी थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात नैतिक विकास का सिद्धांत। अब यहां पे इन्होंने 3 लेवल बताए थे बेटा। कौन से लेवल, 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फर्स्ट लेवल की बात करें दोस्तों तो आपका प्री कन्वेंशनल की बात करेंगे, फिर कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल। अगर आपने सुना होगा दोस्तों तो पोस्ट कन्वेंशनल, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। पूर्व रूढ़िवादी, रूढ़िवादी और उत्तर रूढ़िवादी। यहां पे अगर हम बात करें 4 से 10 साल, 10 से 13 साल बेटा, मैं और 13 साल से ऊपर, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, यूट्यूब पर 90% बच्चा बेटा फेल हो जाता है। इस बार का सीटेट का रिजल्ट आपने देखा होगा, क्या कारण है 90% बच्चा फेल हो जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा, सबसे बड़ा कारण क्या है, बच्चा रटने पर ज्यादा फोकस करता है। आज अब मैं कराऊंगा आपको 500 क्वेश्चन, समझता नहीं है, खुद का कॉन्सेप्ट नहीं बनाता। तो मैं एक चीज बताऊंगा, हमेशा एक क्वेश्चन को दोस्तों दे रखा है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद आप सवालों को हल करें। पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल। अगर आप ये स्ट्रेटजी लगाते ना दोस्त, ज्यादा नहीं 2 महीने लगा के देख लो, क्वेश्चन तो बदलते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके, जैसे अभी लोग आंसर, आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आत्मविश्वास, दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में बताया था। 3 लेवल और 6 स्टेजेस के बारे में बताया था। सबको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। यहां तक समझ में आ गया? अगला सवाल देते हैं। मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा, किसने कोलबर्ग साहब की आलोचना करी थी? ये कमेंट करके बताना, ठीक है? किसने करी थी और क्यों करी थी? किसने कोलबर्ग साहब की आलोचना करी थी और क्यों करी थी? दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो भैया ये सवाल भी हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ठीक है? अगला सवाल आता है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। According to Piaget stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated. Piaget के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी प्रेरक जो होता है, उसकी किससे संबंधित है, किसके साथ संबंधित है? अगर हम यहां पर बात करें, इंद्रिय गामक अवस्था किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है बेटा? तो क्या वो अनुकरण से जुड़ी हुई है, स्मृति और मानसिक निरूपण से जुड़ी हुई है, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता से जुड़ी हुई है, या एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या कंसर्न अबाउट सोशल इशू? भैया किससे जुड़ी हुई है? इंद्रिय गामक अवस्था की बात करेंगे, इंद्रिय गामक अवस्था की बात करेंगे। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है तो दोस्तों वहां पे बच्चा अनुकरण करके सीखता है। बच्चा वहां पे सबसे ज्यादा बेटा क्या सीखता है? नकल करके सीखता है। बच्चा सबसे ज्यादा क्या करके सीखता है बेटा? कॉपी करके सीखता है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका, नकल करके सीखता है बच्चा। सबसे ज्यादा क्या सीखता है बेटा? कॉपी करके सीखता है। और ये सेशन में बहुत बड़ा नहीं दोस्तों, आज का जो मैं सेशन ले रहा हूं, इसमें से अगर आपने दोस्तों, फिर कहूंगा, अगर आपने 60 से 70% सवाल भी ठीक कर दिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। और चैलेंज है दोस्तों कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। बेटा बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। अगला सवाल देखते हैं, चले अगले सवाल पर, चले अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ये देखिएगा। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व लेकर आता है, उसको प्रदर्शित करता है? बार बार समझा रहा हूं मैं, एक ही चीज को बार बार समझा रहा हूं। जब बच्चा बेटा वस्तु स्थायित्व वाली इमेज डेवलप हो जाती है, बच्चे के सामने चीजें रखी हुई हैं, बच्चे के दिमाग में छप जाती हैं, और आप वो चीज हटा भी दोगे ना, जैसे ये बोतल है,
इसको हटा भी दोगे ना तो बेटा बच्चे के दिमाग में इमेज बनी हुई है। आप क्वेश्चन जब पेपर करके आते हो, ठीक है बेटा, करके आते हो तो क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमता रहता है, वही है वस्तु स्थिति, तो घूमता रहता है, अरे यार वो सवाल तो आया तो था कुछ, हाँ यार उस जीन प्याले का सवाल था तो सही। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करा था उसने, बहुत ज्यादा परेशान करा था उसने। तो दोस्तों जो वो चीज होती है वही वस्तु स्थायित्व होती है। कौन सी स्टेज में आता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। 2 साल की अवस्था है, जन्म से 2 साल की अवस्था बेटा, ध्यान रखना, 0 to 2 years। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। तो मैं देख रहा हूं काफी बच्चों ने सेशन में अपने आप लॉजिकली बेटा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो दोस्तों को भी बता देना कि सीडीपी की क्लास रोज दोपहर 12 बजे। मेरे ख्याल से सबको क्लास का टाइम पता होगा, रोज दोपहर 12 बजे। चाहे आप पेपर 1 की बात कर रहे हो, चाहे पेपर 2 की बात कर, 1 और 2। और ये क्लास हरियाणा टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एच टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, अगला सवाल देखते हैं। ये देखो बता दिया मैंने आपको। ये देखो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी आंख से इशारों से बता रहा है भैया ये किसी को देख रहा है, खुश है, इसका मतलब बच्चा जो है बहुत बढ़िया संतुष्ट है, मम्मी से कैसे बात कर रहा है। आप देखोगे इशारों से ही बात कर रहा है। समझ में आ रही बेटा बात? अगला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट अबाउट क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कोहलबर्ग साहब के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने से शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब बच्चा सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में निर्णय लेता है, क्या करूं, ऑनलाइन क्लास कहां पे अटेंड करूं, क्या अध्ययन मंत्र पे चलना चाहिए, क्या वहां पे कंटेंट मिलता है, क्या आशीष सर ऐसा कंटेंट दे रहा है जो एग्जाम में आ रहा है, क्या सिलेक्शन हो रहा है? आप इस कंफ्यूजन में फंसे हुए हो, क्या करें कि ना करें। एक बहुत बड़ा डायलेमा चल रहा है बेटा। क्या चल रहा है? डायलेमा चल रहा है। तो इसको एक ही नाम देते हैं बेटा, मोरल डायलेमा। क्या बोलते हैं? नैतिक दुविधा, जिसमें आप क्या करें कि ना करें, क्या सही है और क्या गलत है, इसी में आप कंफ्यूज रहते हैं। यानी कि कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है, मोरल डायलेमा कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। ठीक है बेटा। दूसरा शब्द क्या होता है? मोरल रीजनिंग। जब आप कोई एक रास्ता चुन लेते हो कि अब तो कुछ भी हो जाए मुझे सरकारी नौकरी लेनी है और इसी रास्ते पर चलना है, कितनी भी परेशानी आएंगी मैं इस रास्ते से भटकूंगा नहीं, तो बेटा क्या कहलाता है? नैतिक तर्कणा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नैतिक तर्कणा कहलाता है। मेरे ख्याल से सबको लॉजिक क्लियर होगा। तो मुझे लॉजिक्स पर काम करना है, समझ बढ़ानी है। क्या करना है बच्चे? समझ बढ़ानी है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? और इसके अंदर एक बंदे का नाम यूज हुआ था, हिंज डायलेमा। हिंज, जिसकी पत्नी बीमार थी। आपने अगर ये स्टोरी नहीं सुनी है तो बेटा प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो को देख लेना, आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी और आगे आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आने वाला है। ये भी क्लियर? शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये देखिएगा, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा, दोनों चीजें बता रखी यहां पे। इसमें एक बंदे का नाम बताया था, हिंज, जो कि गरीब इंसान था, उसको दवाई चाहिए थी भैया, दवाई चाहिए थी उसको, और उसके लिए बच्चा वो पैसे नहीं जुटा पा रहा था, पैसे नहीं जुटा पा रहा था। अब वो बड़ी कंफ्यूजन में था कि चोरी करूं कि ना करूं। अब वो बड़ा टेंशन में था, चोरी करूं कि ना करूं। तो बेटा ये नैतिक दुविधा कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नैतिक दुविधा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। According to Piaget cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified। बहुत ही प्यारा सवाल। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। भैया क्या करा जाता है? बदल दिया जाता है। संशोधित करना यानी कि क्या कर देना? बदल देना। क्या कर देना? बदल कर देना। यानी कि क्या कर देना मेरे बच्चे? चेंज कर देना। वो आपका क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? बदल दिया जाना क्या कहलाता है बेटा? संशोधन कहलाता है। सबको समझ में आ रहा है? यस। तो इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एसिमिलेशन आत्मसातकरण, समावेशन जिसे बोलते हैं, स्कीमा परसेप्शन कुछ होता नहीं है इसके अंदर, एकोमोडेशन यानी समायोजन। अब यहां पे मैं आपको बात करूं बेटा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा, एकोमोडेशन। लेकिन समझेंगे ऐसा क्यों होगा,
समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। ये जानते हैं क्या होता है एसिमिलेशन। क्या होता है बेटा एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात्करण। क्या होता है आत्मसात्करण? बेटा मैंने एक ही चीज बताई है, जब भी आत्मसात्करण की बात होगी आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, सर यहां तो प्लस का साइन होगा। जब बच्चे के पूर्व ज्ञान के अंदर नया ज्ञान क्या कर देते हैं, आप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो आपका एसिमुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपका एसिमुलेशन कहलाता है। जब आप पूर्व ज्ञान के अंदर नया ज्ञान जोड़ देते हैं, यानी ओल्ड में जब आप क्या कर देते हैं, नया जोड़ देते हैं। ओल्ड में क्या कर देते हैं, नया जोड़ते हैं। जैसे भैया डॉग, डॉग की अलग अलग वैरायटी, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है। भैया डॉग का अलग अलग कलर, अलग अलग कदकाठी एसिमुलेशन कहलाता है। दूसरी बात करें बच्चे एकोमोडेशन, समायोजन। समायोजन में एक ही कहानी याद रखनी है सर, कौआ और कोयल की। कौआ और कोयल की कहानी याद रखनी है। दोनों देखने में काले पक्षी हैं, दोनों देखने में दोस्तों काले रंग के होते हैं, लेकिन भैया कौए और कोयल में जमीन आसमान का अंतर होता है। बच्चा कहता है काव काव कौआ कर रहा है, कोयल कोई बोल रहा है, क्योंकि एक दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन भैया दोनों में अंतर होता है। एक काव काव करता है, एक इस तरह की आवाज निकालती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे उसे ज्ञान को हमने क्या कर दिया, बदल दिया कि किस तरीके से कौआ कोयल से अलग हो जाता है। नई चीज आ गई। क्या हो गई बेटा, नई चीज आ गई, तो उसे हम कौआ और कोयल की कहानी देकर समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये एकोमोडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी बेटा जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है भैया? सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की? क्या बात करेंगे सर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन बात करेंगे। ये जो 11 से 15 साल वाली अवस्था है, अमूर्त चिंतन की बात करेंगे, मूर्त चिंतन की बात करेंगे, सोशल थिंकिंग की बात करेंगे, या ईगोसेंट्रिक की बात करेंगे, या ईगोसेंट्रिक की बात करेंगे। ठीक है बेटा, औपचारिक की बात कर रहे हैं। औपचारिक में क्या होता है बेटा, अमूर्त। क्या होता है, अमूर्त, जिसे हम फील करते हैं, छू और देख नहीं सकते हैं, जिसे हम क्या करते हैं बेटा, महसूस करते हैं। फीलिंग से भरा मेरा दिल, बहुत चला था ना ये गाना, फीलिंग से भरा मेरा दिल। फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं। धक धक करने लगा, धक धक करने लगा। तो दोस्तों क्या है ये क्या है, आपकी सब फीलिंग्स वाला खेल है। जो भी बात है दिल से जुड़ी हुई है, सब फीलिंग्स वाली हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन क्या है, महसूस करी जाती। खुश तो बहुत होगे तुम आज, खुशी की बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, फीलिंग्स है। बच्चे के चेहरे बता रहे कि भैया आज पेपर उसका बहुत अच्छा हुआ है, पेपर उसका क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे अमूर्त चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखेंगे, ये देखेंगे, चांद पर जीवन। क्या लिखा, चांद पर जीवन। बच्चा इमेजिन कर रहा है, चांद पे जीवन का बच्चा इमेजिन कर रहा है। दोस्तों बात समझ में आ रही है, ये आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चुन चुन के सवाल लेके आया हूं आपके लिए, एक एक सवाल बेटा चुन चुन के लेके आया हूं। ठीक है, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन। भैया किसी बच्चे मुझे नैतिकता के बारे में सबसे बेहतर तरीका सिखाना है। नैतिकता के बारे में सबसे बेहतर तरीका बच्चे को सिखाना है। अब कैसे सिखाऊंगा नैतिकता के बारे में बच्चे को? क्या बच्चों को उपदेश देकर कोई सीखता है क्या? बच्चा घर में पढ़ता नहीं है, क्या उपदेश दिया था, अरे बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। देखो उस बच्चे को, गली में जो है, हमारे जमाने में क्या होता, लाइटें नहीं होती थी, मोमबत्ती में पढ़ते थे। खूब उपदेश दे दो बच्चे को, क्या कोई फर्क पड़ता है उसके ऊपर? सर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उपदेश देने से कोई बच्चा नहीं सीखता। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति पर निर्णय लेने के लिए, भैया बच्चा है छोटा सा, परिस्थिति में निर्णय लेगा क्या?
एक सिचुएशन जिसके अंदर बच्चे को किसी एक डिसीजन लेने के लिए सर कोई फायदा नहीं है। शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। आप बच्चे के आगे जैसी चीजों को दिखाओगे बच्चा वही चीज सीख जाएगा। आप जैसे बात करोगे, बच्चा कहता है सर आपके बोलने का तरीका समझ में आ जाता है, सर आपके पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चा मुझे क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। उसके लिए एक टीचर क्या होता है, रोल मॉडल होता है, क्या बोल रहा है कैसे बोल रहा है, बच्चा उसको महसूस करता है, उसको समझता है। तो दोस्तों बच्चा भी उसी तरीके से बिहेव करता है। और यहाँ पे लिखा है विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर कर पाना। अब यहाँ पे सही बात क्या है बेटा, बच्चा क्या है, आपको देख के कॉपी करता है या आप किस तरीके से उसके आगे मूल्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसके आगे बातचीत कर रहे हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आगे चलते हैं, गोलू आगे भैया। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कोहलबर्ग साहब के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे कैसा चिंतन करते हैं भैया, सही और गलत के बारे में बच्चे कैसा चिंतन करते हैं। क्या अलग अलग आयु में अलग अलग, अलग चरणों में समान रूप से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार बच्चा भैया कैसे अनुकरण करता है। छोटा बच्चा होता है तो पापा का नाम ले रहा है, मम्मी पापा को बाबू बुला रही है, बच्चा ही बाबू बुला रहा है। दादी ने पापा का नाम लिया कि अरे प्रवीण इधर आओ, बच्चा ही बोल रहा है प्रवीण प्रवीण बोल रहा है ना, ऐसा होता है। इसका मतलब उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बच्चा 5 साल का 6 साल का हो जाता है फिर पापा को प्रवीण बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब वो जो है शाई फील होता है, बच्चे को मैनर्स सिखाओ। तो यानी अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बताओ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक वाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो मजे तरीके से। ये यकीन है सिलेक्शन का, यकीन है बेटा किस चीज का, सिलेक्शन का। समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट करना, तो दोस्तों को बताना अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं सर। ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि यहां पर वाइगोत्स्की थ्योरी इंप्लाइज, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या मतलब होगा। क्या ये कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सहयोगात्मक शिक्षण है बेटा। जिसने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी उसको उनको बड़ा ही मजा आ रहा होगा, सहयोग की भावना की बात कर रहे हैं। क्या प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने के लिए बच्चे की सहायता ना करना, या बच्चे उन बच्चों की संगति में सबसे ज्यादा सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। क्या होता है बेटा, कम होता है। अब दोस्तों जैसे ही वाइगोत्स्की आता है भैया तो दिल में कुछ कुछ होता है, क्या आंसर करेंगे सर, एचसीएल हो जाता है। एचसीएल यानी सोसाइटी की बात होती है, और जहां पे समाज आता है सर, समाज की बात होती है, वहां पे एग्जैक्टली क्या होता है कि भैया सब लोग एक दूसरे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, हाथ से हाथ पकड़ते हैं और चीजों को आसान करते हैं, और चीजों को क्या करते हैं बेटा, आसान करते हैं। तो यहां पे आंसर की बात करूं, आंसर हमारा ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला सवाल देखते हैं। स्कैफोल्डिंग की बात करेंगे। स्कैफोल्डिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रिफर्स टू, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब होगा, किस तरफ वो संकेत करता है, स्कैफोल्डिंग किस तरफ संकेत करता है, अनुरूपित शिक्षण की तरफ, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, टेम्परेरी सपोर्ट, अस्थाई सहयोग द्वारा, या विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण का पता लगाना, या क्या है, पता लगाना। अब दोस्तों यहां पे बोल रहे हैं क्या, यहां पे बोल रहे हैं स्कैफोल्डिंग। भैया स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट होता है। वो वॉकर जो बचपन वाला जिसके आप पकड़ के चलना सीखते हो बेटा, वो आपका स्कैफोल्डिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट की बात करते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट की बात करते हैं। तो आंसर हमारा यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अस्थाई सहयोग, सी से चुन्नी हो जाएगा, अस्थाई सहयोग हो जाएगा, सी से चुन्नी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ये देखिएगा, ये है वो क्या, स्कैफोल्डिंग, ये है वो आपका क्या, स्कैफोल्डिंग, जो आपका टेम्परेरी सपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां देखेंगे बेटा अगला सवाल, ये है वो वाला सपोर्ट जिसे स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कहते हैं, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रोपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, वो क्या चीज होती है जिसके द्वारा एज प्रोपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं, जो कौन कौन सी स्टेजेस है जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में फॉलो करता है। ठीक है बेटा, जो बच्चा क्या करता है, बच्चे मेरे प्राइमरी स्कूल में फॉलो करता है, क्या बोलेंगे इसको, क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या बोलेंगे इसको बच्चे, सभी लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन में दे रखा है कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एक बार आइएगा, हाँ जी आइए, हाँ जी, आज्ञा पालन और दंड की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आज्ञा पालन और दंड की बात करें, व्यक्तिगत और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत इसके अधिकार की बात कर रहे हैं। दोस्तों अब ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, यहां पे आपको दो ऑप्शन, इस बार जो पेपर आया था सीटेट का, जो आपका बेटा पेपर हुआ था 20 अगस्त वाला, तो दोस्तों वहां पे ऐसा सवाल पूछा गया था, ऑप्शन को मिला के पूछा गया था, ऑप्शन को बेटा मिलाकर पूछा गया था। तो प्लीज आप लोग भी इसका आंसर दिए, बच्चा कौन सी स्टेज में बेटा, प्राथमिक विद्यालय वाली स्टेज में, प्राथमिक विद्यालय वाली स्टेज में है बच्चा, दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो भैया प्राथमिक विद्यालय में बच्चा क्या करता है दोस्तों, आज्ञा पालन भी करेगा और एक दूसरे का चीजों को एक्सचेंज भी करता है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। कहां दिखा दे रहा है पहला और दूसरा ऑप्शन, ये सी वाले ऑप्शन में, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। आ रहा है लॉजिक समझ में, लॉजिक समझ में आ रहा है। अब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका, अगला जो सवाल आता है, अगला जो सवाल आता है बच्चे मेरे, वो आप यहां देखेंगे, वो आप यहां देखेंगे, ये आपका होमवर्क वाला सवाल हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, होमवर्क वाला सवाल हो जाएगा। आपके इन 16 सवालों में से जो मैंने 17 सवाल कराए हैं, कितने सवाल आपके सही हुए ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। ये टेस्ट आपको कैसा लगा प्रीवियस ईयर पेपर का, ऐसे बहुत सारे टेस्ट दोस्तों मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, प्लीज सभी लोग स्कोर बताना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कितना आत्मविश्वास आ रहा है सर कि 30 में से 30 लेकर आएंगे, ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है साथियों, आज मैंने कमेंट नहीं लिए क्योंकि मुझे आपके साथ दोस्तों क्वेश्चन ज्यादा कराने थे, तो और मेरी क्लास का टाइम बेटा रोज पूछ रहे जो बच्चे, क्लास का टाइम रोज सीडीपी की क्लास का टाइम बेटा रोज दोपहर 12 बजे है, चाहे आप सीटेट की क्लास करो चाहे एचटेट की क्लास करो। ठीक है, कितने लोग चाह रहे हैं सर इस बार सीटेट में 30 में से 30 लेके आएंगे सीडीपी में और इंटरव्यू देंगे, प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू साथियों।